क्या आपको पता था ब्रेन का भी बाईपास सर्जरी हो सकता है? ब्रेन का पानी नाक से लीक हो रहा था। मैं बात कर रहा हूँ इन्फेक्शंस का। तो मतलब कल एक बहुत ही इंटरेस्टिंग केस पोस्टेड है कल सुबह में, जहाँ पे मैं जाने वाला हूँ एज ए असिस्टेंट। हाँ दोस्तों, मेरा नाम है डॉक्टर अरिजीत चक्रवर्ती। मैं एक न्यूरोसर्जरी रेजिडेंट हूँ यहाँ पे मणिपाल हॉस्पिटल बेंगलुरु में। दिन का शुरुआत हुआ है एक बहुत ही मज़ेदार केस से, जहाँ पे हमने एक बाईपास सर्जरी किया है ब्रेन का। एक 50 साल का एक आदमी था जिसको बीपी और शुगर का प्रॉब्लम था, जिनको कुछ दिन पहले स्ट्रोक आया था। स्ट्रोक की वजह से उनका जो है मतलब इसलिए हुआ था कि दोनों साइड का जो खून का नाली है वो फिल नहीं हो रहा था। ठीक है, तो हमने क्या किया, ब्रेन का एंजियोग्राम किया। एंजियोग्राम मतलब ब्रेन का जो बहुत सारा खून का नाली है उनका हमने फोटोग्राफ लिए है। उसके बाद पता चला कि उनको एक मोया मोया डिजीज करके है, जहाँ पे खून का नली बंद हो जाता है और ब्रेन में ठीक से ब्लड नहीं जाता है। उसके लिए अभी जो है हम लोगों के पास एक ट्रीटमेंट ऑप्शन है, बहुत ही स्टैंडर्ड ट्रीटमेंट ऑप्शन वर्ल्ड वाइड। उसको हम बोलते हैं बाईपास सर्जरी, जहाँ पे हम ब्रेन के बाहर से खून का नाली लेके अंदर में कनेक्ट करते हैं। इसकी वजह से बाहर का खून का नाली का कनेक्शन अंदर में ब्लड फ्लो करवाता है और ब्लड सर्कुलेशन इमीडिएटली ज़्यादा होता है। इसको बाईपास बोलते हैं। तो उसमें डायरेक्ट बाईपास मतलब कनेक्ट करना, इनडायरेक्ट बाईपास जहाँ पे हम मसल या तो टिश्यूज वगैरह ब्लड वेसल के ऊपर, ब्रेन के ऊपर चिपका देते हैं, लगा देते हैं। तो थोड़ी टाइम पे, ओवर पीरियड ऑफ मंथ्स, वीक्स, उसमें धीरे 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 करके ब्लड सर्कुलेशन एस्टेब्लिश होता है। ठीक है, तो उसको डायरेक्ट और इनडायरेक्ट बाईपास बोला जाता है। तो वही हमारा आज सर्जरी हुआ था। सर्जरी से पहले अच्छा प्लानिंग का ज़रूरत होता है कि ये सर्जरी हो सकता है कि नहीं, एंजियोग्राम के ऊपर बेस करके। ठीक है, तो ऐसा था कि सर्जरी बढ़िया था, मतलब सर्जरी में कुछ ऐसा प्रॉब्लम था नहीं। लेकिन कभी कभी क्या होता है कि सर्जरी के बाद जब हम पोस्ट ऑप में पेशेंट को वार्ड में शिफ्ट करते हैं, अगर पेशेंट ठीक है तो देखना होता है, बहुत अच्छे से मॉनिटरिंग करना होता है पेशेंट को। कभी कभी पेशेंट के दिमाग में खून ज़्यादा बढ़ जाता है या तो फिर से स्ट्रोक होने का चांसेस हो सकते हैं। बीपी ठीक से मेंटेन करने का ज़रूरत होता है, तो उसके लिए मॉनिटरिंग, पोस्ट ऑप मॉनिटरिंग भी बहुत इंपॉर्टेंट रहते हैं उन लोगों का। तो अभी तक पेशेंट बहुत ही अच्छे हैं, अभी तक कुछ प्रॉब्लम ऐसा है नहीं। क्लिनिकली ही इज़ डूइंग ग्रेट। तो आप लोगों में कुछ क्वेश्चन पूछने वाला हूँ कि मुझे ऐसा लगता है, लगता नहीं ऐसे ही है मोस्टली, क्योंकि मुझे भी नहीं पता था कि आप लोगों को मेरा ये बोलने से पता था कि ब्रेन का भी बाईपास सर्जरी हो सकता है, क्योंकि हम लोग को ये तो पता है कि हार्ट का बाईपास सर्जरी होते हैं। क्या आपको पता था ब्रेन का भी बाईपास सर्जरी हो सकता है? आपका जवाब हाँ है या ना आप कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं। जैसे कि मैंने आपको बोला, ये था हमारा पहला केस आज का दिन का। तो जब पहला केस ख़त्म हुआ तो मैं सोचा कि ठीक है, थोड़ा अपना लंच कर सकते हैं। तो मैं गया था ओपीडी 2-3 पेशेंट देखने के लिए। ओपीडी आज थोड़ा ज़्यादा बिजी था, मैं जूनियर मेरा सीनियर सब मिलकर ओपीडी देख रहे थे। उसी दौरान एक पेशेंट आया जो बाहर में ऑपरेट हुआ था एक ट्यूमर के लिए। वो ट्यूमर लेफ्ट साइड में इधर था, उसको हम मेनिंजियोमा बोलते हैं। तो ट्यूमर करीब करीब 10 दिन 15 दिन पहले हुआ था और पेशेंट अभी आया है दिखाने के लिए। और अभी जो पेशेंट का कॉम्प्लेन था वो है ब्रेन का पानी नाक से लीक हो रहा था, है ना। तो सुनने में अजीब सा लग रहा होगा कि ब्रेन में पानी कहाँ से आता है, वो हम बाद में बोलेंगे कहाँ से ब्रेन में पानी आता है, वो क्या होता है पानी। तो ब्रेन का पानी नाक से क्यों आ रहा है, उसका प्रॉब्लम क्या हो सकता है, बहुत सारा चीज़। ठीक है, तो हम बेसिकली थोड़ा थोड़ा चीज़ अभी देख सकते हैं। वो जो पेशेंट आया था वो ब्रेन का पानी उनका नाक से लीक हो रहा था। इंटरेस्टिंग बात यह था कि ब्रेन ओपन हुआ था, मेनली ट्यूमर था लेफ्ट साइड में, पानी लीक हो रहा था राइट साइड से। तो हमारे पास ऐसा लेटेस्ट कोई स्कैन नहीं था, मतलब सर्जरी के बाद का कोई स्कैन नहीं था। लेकिन वो अपेरेंट था कि क्या होता है अगर ये ऐसा केसेस में जो ट्यूमर ऊपर होते हैं और ब्रेन का पानी नाक से लीक होता है, तो हम तो पहली बात जो है अगर किसी डायग्नोसिस के बारे में सोचेंगे वही है कि हमारा कहीं एयर सेल्स रहते हैं इधर फोरहेड के ऊपर, फोरहेड के अगेंस्ट, उसको बोलते हैं हम फ्रंटल साइनस। ऐसा बहुत सारा साइनसेस हमको होते हैं, इथमॉइड साइनस, मैक्सिलरी साइनस, स्फेनोइड साइनस अंदर रहता है, फ्रंटल साइनस इधर रहता है। फ्रंटल साइनस जो है वेरी करता है हर किसी आदमी में, हर किसी पेशेंट में, मतलब एक ही तरह का नहीं होता। आप में अलग है, मेरे में अलग है। कई कई पेशेंट में ऐसा भी है फ्रंटल साइनस होते भी नहीं, या तो बहुत ही छोटे हैं, कई कई पे बहुत बड़ा होता है।
तो उनका जो सर्जरी का पहले का स्कैन था उसमें ऐसा देखने को मिल रहा था कि फ्रंटल साइनस उनका बहुत ही बड़ा था, स्पेशली ऑन द राइट साइड एंड द मिडल पार्ट ऑफ इट। तो हमने वही सोचा कि शायद फ्रंटल साइनस किसी कारण की वजह से सर्जरी के दौरान खुल गया होगा, इसलिए शायद लीक हो रहा है अभी। तो वही पानी बहुत लीक हो रहा था, मतलब जब भी नेक ऐसे बेंड करते थे वो पानी लीक हो जा रहा था। तो प्रॉब्लम ये है कि पानी लीक हो रहा है तो उसका क्या क्या ट्रीटमेंट ऑप्शंस हो सकते हैं। कभी कभी पानी अगर लीक होता है तो हम वेट करके भी देख सकते हैं, अगर मतलब ये सस्पेक्ट करें कि डिफेक्ट कम हो। कभी कभी हम एक लंबा ड्रेन करके स्पाइन पीछे से एक ट्यूब लगाते हैं और कुछ दिन तक उसको ड्रेन करते हैं पीछे से, वो भी एक ऑप्शन है। लेकिन इस पेशेंट में ना ऑलरेडी सर्जरी हो रखा था, एक नॉर्मल मतलब पहले जो जिसका पानी नहीं निकल रहा था और सर्जरी के बाद से अभी लीक हो रहा है। तो अपरेंट मतलब हमारे पास ऐसा एक कॉज है जिसको हम सर्जरी से ट्रीटमेंट मोस्टली कर सकते हैं, अगर वही कॉज है तो ऐसा है। पानी लीक होने से क्या होता है कि पानी देखिए ब्रेन का पानी नाक से लीक हो रहा है, तो मतलब एक चीज़ तो पक्का है, ब्रेन का पानी और बाहर का एनवायरनमेंट में एक डायरेक्ट कनेक्शन हुआ है। अब जब पेशेंट अंदर नाक को खींचेगा, ठीक है, तो वही ही बाहर का एनवायरनमेंट का चीज़ अंदर जाने का चांसेस बहुत ज़्यादा रहते हैं। मैं बात कर रहा हूँ इन्फेक्शंस का। तो मतलब ब्रेन का पानी जब लीक होता है किसी का ऐसा, तो इन्फेक्शन होने का चांसेस बहुत ज़्यादा रहता है। तो इन्फेक्शन पेशेंट का ना हो, इसको प्रिवेंट करने के लिए हमको जल्द से जल्द ऐसा केस में पानी को रोकना बहुत ज़रूरी हो जाते हैं, ठीक है। तो इसलिए हमने पेशेंट को ऑफर किया कि ठीक है, हमको वही सर्जरी जो है उसको वहाँ पे खोल के, जैसे कि इंसिशन, स्किन का इंसिशन ऐसे करके था, तो फिर से खोल के देखना पड़ेगा कहाँ से डिफेक्ट है, कहाँ पे बोन में छेद है कि नहीं। अगर है तो उसको ट्रीटमेंट भी सर्जरी करके ठीक करना पड़ेगा। सर्जरी अच्छा था, सर्जरी खोलने के बाद वैसे ही मिला हमको, जो साइनस थोड़ा डिफेक्ट मिला उसको हम टिश्यू के साथ पैक करके लेयर कर दिए, समथिंग कॉल्ड विथ पेरिकर्नियम। उसके बाद क्या हुआ था कि उसमें सील हो जाता है, तो ब्रेन का पानी अगर निकलता भी है तो उस वो डिफेक्ट के थ्रू वो नाक के अंदर से नहीं जाएगा। तो वही था, सर्जरी से पहले बहुत प्रोफ्यूजली बहुत ज़्यादा पानी लीक हो रहा था, अगर वो बैठते थे बेंड करते थे ऐसे। तो सर्जरी के बाद अभी तो पेशेंट बहुत बढ़िया है, वो मस्त है एकदम, मतलब कुछ प्रॉब्लम ऐसा है नहीं अभी, पानी वानी कुछ नहीं निकल रहा है, पेशेंट खा पी रहा है, हाथ पैर हिला रहा है और कुछ प्रॉब्लम ऐसा नहीं था। सो केस ख़त्म हो गया था 2-3 घंटे में, ज़्यादा वक्त नहीं लगा, ज़्यादा ऐसा कुछ प्रॉब्लम नहीं हुआ। सो या वो भी थोड़ा इंटरेस्टिंग केस था, थोड़ा अलग सा, मतलब इतना ज़्यादा देखने को नहीं मिलता है, लेकिन हाँ केस अच्छा था, पेशेंट भी ठीक है, सब कुछ ठीक है। तो मुझे अभी दिमाग का बत्ती जलाए रखने के लिए चाहिए गर्मा गर्म चाय, तो उसके बाद ही मिलता है अभी। तो जैसे कि आप देख सकते हैं, मेरा जो ये बैकग्राउंड है, मतलब ये हमारा ड्यूटी रूम रहता है। ड्यूटी रूम में हमारा 3 बेड हैं, क्योंकि डिपार्टमेंट में हम करीब करीब 10 से 11 रेजिडेंट्स हैं। तो अगर अभी तो कोरोना की वजह से थोड़ा हर कोई एक साथ नहीं है, लेकिन ऐसा टाइमिंग भी होता है कि कभी कभी सब एक साथ एक रूम पे आ जाए तो बैठने के लिए भी जगह होना चाहिए। तो जो भी हो, आज पूरा दिन बिजी था, इवनिंग भी थोड़ा बिजी था। अभी जो मैं वीडियो बना रहा हूँ, अभी बज रहा है रात का 4-4:30 बजे, तो इसलिए मतलब इधर उधर शांत है। मैं आया हूँ अपना ड्यूटी रूम पे, सब कुछ काम ख़त्म करने के बाद। तो जैसे कि मैंने आपको बोला, अपना सेकंड केस ख़त्म होने के बाद हम लोग फिर से देखे, वार्ड में पेशेंट देखे, थोड़ा कुछ 6-7 क्रिटिकल पेशेंट्स थे। सबको देख के जब ये पता चला कि पेशेंट सब स्टेबल हैं, तब हम कल का केस जो है, कल का 1-2 केसेस पोस्टेड है, वो केस को हम देखना स्टार्ट किए, ठीक है। तो उस अगर बारे में बात करें तो कल एक बहुत ही इंटरेस्टिंग केस पोस्टेड है कल सुबह में, जहाँ पे मैं जाने वाला हूँ एज ए असिस्टेंट। तो वो जो केस है वो है एक 18 साल का बच्चे का है। बच्चा तो नहीं है, मतलब इज़ ए ट्रांजिशनल, मतलब एडल्ट हुआ है, होने वाला है टाइप का। तो 18 साल का लड़के का है। तो जो ना मतलब फिट्स लेके प्रेजेंट किया है। 4 साल की उम्र से उसको बहुत मल्टीपल साइन सीजर्स आ रहा है, फिट्स आ रहा है। वो मतलब उसको हम रिफ्रैक्टरी सीजर्स बोलते हैं। मतलब तब से 4 साल का 5 साल का उम्र से वो दवाई खा रहा है फिट्स के लिए। अभी उसका 5 से 6 दवाई जा रहा है,
बाहर में कोई न्यूरोलॉजिस्ट ने स्टार्ट किया था, वो कंटिन्यू कर रहे थे एज के साथ, बॉडी वेट के साथ, धीरे धीरे डोज ज़्यादा किए, लेकिन जब तक वो दवाई खा रहे थे ठीक थे, जब तक बॉडी वेट ज़्यादा हो गया सीजर फिर से आने लगा, या तो जब तक एक भी दवाई मिस हो जाता है तब से मतलब तब भी सीजर फिर से आ जाता है। तो उसका प्रॉब्लम है, क्योंकि क्या होता है बच्चे हैं या तो 18 साल का यंग एडल्ट है, तो मतलब खेल कूद करते हैं या तो पार्टी में जाते हैं, दोस्तों के साथ घूमते हैं, या तो बहुत पढ़ाई में बिजी रहते हैं। तो ऐसा हो सकता है कि देखिए 6 ड्रग होगा दिन में, हर एक ड्रग एक बार या 2 बार करके लेता है, तो हर कोई भूल सकता है खाने का, ठीक है। मतलब दोपहर का डोज मिस हो गया या तो रात का डोज मिस हो गया, तो उसमें बार बार सीजर आने का चांसेस बहुत ज़्यादा है। तो ऐसा तो होने वाला नहीं है, तो इसलिए वो लोग यहाँ पे आए हैं और रिफ्रैक्टरी सीजर्स हैं। तो एमआरआई करने के बाद पता चला, वो पहले भी एमआरआई में दिख रहा था कि उसका जो लेफ्ट साइड का जो ब्रेन है, टेम्पोरल लोब बोलते हैं हम, इधर वाला हिस्सा, वहाँ पे अंदर वाला पार्ट में एक जगह में ऐसा है जो थोड़ा प्रॉब्लमेटिक है, उसको हम बोलते हैं मिडिल टेम्पोरल स्क्लेरोसिस, जिसके वजह से उसको सीजर्स हो रहे थे, बार बार सीजर्स हो रहे थे, और सीजर्स अगर दवाई ना दे तो बार बार होते जा रहा था, ठीक है। तो उसके लिए हम ट्रीटमेंट कर सकते हैं, सर्जिकल ट्रीटमेंट कर सकते हैं रिफ्रैक्टरी सीजर्स, जहाँ पे हम स्पेशली जानते हैं कि टेम्पोरल लोब या तो स्पेसिफिकली वहाँ से ही सीजर आ रहा है। तो इस केसेस में ज़्यादातर कुछ हाईफाई इन्वेस्टिगेशन का, एपिलेप्सी प्रोटोकॉल एमआरआई या तो हाईफाई एपिलेप्सी इन्वेस्टिगेशन का ज़रूरत नहीं होता है, क्योंकि हमको ऑलरेडी पता है कहाँ से प्रॉब्लम स्टार्ट हो रहा है, ठीक है। तो इस केसेस में हमने सर्जरी ऑफर किया, तो सर्जरी कल है, जहाँ पे क्या होने वाला है कि हम वो टेम्पोरल बोन का, मतलब ब्रेन का जो पार्ट है जहाँ से आ रहा है वो सीजर एक्टिविटी, उसको हम काट के बाहर निकलने वाले हैं। सो यहाँ पे क्या होता है, ऐसा नहीं कि 100% देखा गया है आजकल लिटरेचर में 100% को मतलब कंप्लीट इम्प्रूवमेंट हो जाता है, वो देखना पड़ेगा। कभी कभी 50-60% 70% ऐसा टाइप का रहता है उनका जो बिना सीजर वाला लाइफ पीरियड रहता है, ठीक है। तो हमको देखना है कि कैसा है, तो जो भी है। तो मैंने सोचा कि थोड़ा पढ़ाई करूँगा उसके बारे में। तो अभी तक मैं इमरजेंसी में जा रहा था, आईसीयू में पेशेंट देखने के लिए जा रहा था, तो अभी तक मुझे टाइम मिला नहीं। तो मैं जो वीडियो बना रहा हूँ 4:30 बज गया है और सर्जरी पोस्टेड है सुबह 7 बजे। मुझे थोड़ा वीडियो बनाने के बाद थोड़ा टाइम निकल के केस के लिए पढ़ के उसके बाद ही जाना है। जैसे कि मैंने आपको बोला कि हम देख रहे थे प्री ऑप एडमिशन, जो कल का केस का जो डिटेल में देखना, क्या क्या कुछ बाकी है, क्या इन्वेस्टिगेशन करना है, वो सब। उसके बाद मैंने सोचा कि मैं आऊँगा ड्यूटी रूम पे, थोड़ा खाना वाना खा के कल का केस के लिए थोड़ा स्टडी करूँगा अगर मुझे टाइम मिले तो, क्योंकि मैं आज ड्यूटी में हूँ। ऐसा हमेशा सोच नहीं सकता कि टाइम मिलेगा कि नहीं मिलेगा, तो हमेशा रेडी रहना रहता है कि एनी टाइम कॉल आ सकता है, या इमरजेंसी से, आईसीयू से, वार्ड से, कहीं से भी आ सकता है। तो क्या हुआ था कि करीब करीब ऑलमोस्ट 5 या 6 इमरजेंसी का कॉल आया था आज। टोटल 3 पेशेंट को मैं एडमिट कर रहा हूँ, और 3 पेशेंट ऐसे थे जिनको एडमिशन, 2 पेशेंट ऐसे थे जिनको एडमिशन का ज़रूरत नहीं था, और एक पेशेंट जो है वो दूसरा डिपार्टमेंट के अंदर, ऑर्थोपेडिक के अंदर एडमिशन हो रहे हैं। तो ये केसेस ख़त्म होने के बाद मैं आया हूँ अभी ड्यूटी रूम पे। मुझे 2 पेशेंट का एडमिशन जो फाइल है उसको अभी लिखना है, क्योंकि बेड अवेलेबिलिटी में थोड़ा कुछ प्रॉब्लम जा रहा है, तो एडमिशन शायद अगले आधे घंटे में हो जाएगा, तो हम देखेंगे। अभी तक के लिए हम ये देखते हैं। देखिए मेरा जो है वो हमारा टेबल है जी, ये हमारा डेस्कटॉप है, जहाँ पे बहुत ही हाई स्पीड का इंटरनेट कनेक्शन रहता है, और हमारा पूरा हॉस्पिटल का जो मतलब सिस्टम है वो एक यहाँ पे है जिसको हम एक्सेस कर सकते हैं। किसी का सीटी स्कैन देखना हो, एमआरआई देखना हो, बहुत जल्दी हम यहाँ पे देख सकते हैं। किसी का लैब इन्वेस्टिगेशन देखना हो, वो भी हम इधर में देख सकते हैं। तो जब हम यहाँ पे आते हैं हैंड वॉश करने के लिए, हमारा पॉकेट में या तो रूम पे यहाँ पे हमारा हैंड सैनिटाइज़र है, और एक हैंड सैनिटाइज़र है जो ये बड़ा वाला है, और ये रह गया फ़ोन। किसी को भी हमको फ़ोन करने का ज़रूरत है तो यहाँ से हम डायरेक्टली हॉस्पिटल में एक्सटेंशन 4 डिजिट के एक्सटेंशन लगा के फ़ोन कर सकते हैं। और ये हो गया हमारा पानी का केटल,
जो हम, क्योंकि कोरोना वायरस का टाइम चल रहा है, तो जो भी हम रूम पे आते पानी वानी पीने का ज़रूरत होता है तो उसमें हम पानी गर्म करके उसके बाद ही हम पी सकते हैं। तो ये हो गया ड्यूटी रूम का थोड़ा बहुत इंट्रोडक्शन। और ये जो है ये एक ड्यूटी पर्सन का सबसे बढ़िया बेस्ट फ्रेंड रहता है। अगर पॉकेट में ये नहीं है तो ये मतलब भाग भाग के ढूंढना पड़ता है ये क्या है। तो ये है हमारा न्यूरो सर्जरी का ड्यूटी मोबाइल, जो हर एक 10 मिनट में 15 मिनट में बजता रहता है। तो आज कई कारण से ईआर का कॉल की वजह से थोड़ा बजा है, उसके बाद बिना इतना ज़्यादा नहीं बजा है। तो दैट इज़ वन गुड थिंग दैट इज़ हैपनिंग अभी। तो वो है देखते हैं एडमिशन ख़त्म करने के बाद मुझे थोड़ा पढ़ाई करना है किसके बारे में, उसके बाद मैं अपडेट करता हूँ आपको। तो सर्जरी हो गया ख़त्म, अभी ऑलमोस्ट शाम का 5:30 बज रहे हैं। तो मुझे भी बहुत भूख लगा है कि सुबह से मैंने कुछ खाया नहीं है। सर्जरी का कोई प्रॉब्लम नहीं था, बहुत ही अच्छा सर्जरी था, लेकिन थोड़ा टाइम लग गया सर्जरी ख़त्म होने में। जो भी है, अभी मेरा दिन हो गया ख़त्म, मैं जा रहा हूँ घर। ड्यूटी बहुत ही अच्छा था। आप लोगों से जल्दी मिलते हैं, बाय बाय। हाय दोस्तों, मैं अभी अपना घर पे आ गया हूँ, खाना वाना खा लिया हूँ। तो ये एंड सीन है वीडियो का। वीडियो अभी तक ख़त्म नहीं हुआ कि मैं अच्छा लग रहा है मुझे कि आप लोगों को मैं ये दिखा पाया हूँ कि थोड़ा बहुत बाईपास सर्जरी के बारे में, ब्रेन का वाटर लीक होने के बारे में, और थोड़ा बहुत सीजर मतलब एपिलेप्सी सर्जरी के बारे में। जो मेरे साथ आप लोग देखे थोड़ा थोड़ा न्यूरो सर्जरी ड्यूटी कैसे रहते हैं इंडिया में, और कितना हेक्टिक रहते हैं, कितना घंटे का रहता है। जैसे कि मेरा ड्यूटी ऑलमोस्ट करीब करीब 36 आवर्स 35 टू 36 आवर्स का था। तो उसी दौरान मैं आपको दिखाने का कोशिश कर रहा था कि कैसा होता है। तो उम्मीद करता हूँ आगे भी ऐसा वीडियो बहुत रेगुलरली आप लोगों को दिखा पाऊँ, इससे भी बेहतर दिखा पाऊँ। तो मेरे आप सबसे एक ही रिक्वेस्ट है कि पहले तो जो क्वेश्चन है कि क्या आपको पता था कि बाईपास सर्जरी ब्रेन में होता है, ये आप कमेंट सेक्शन में मुझे बोलिए। तो उसके बारे में आपको क्या ख्याल था वो भी आप लिखिए। दूसरा जो चीज़ मैं आपसे जानना चाहता हूँ कि क्या आपको ये वीडियो बहुत अच्छा लगा, और इसका बारे में आपको क्या ख्याल है, फीडबैक क्या है आपका, और कैसा वीडियो आपको देखना मतलब अच्छा लगेगा, आप देखना पसंद करेंगे, वो भी आप मुझे कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो आप लाइक करिए और सब्सक्राइब करना मत भूलिए। तो अच्छे रहिए, खुश रहिए, हेल्दी रहिए, स्टे सेफ। मैं बहुत जल्द आऊँगा नेक्स्ट वीडियो लेके, बहुत इंटरेस्टिंग वीडियो लेके, और एक बार आप लोगों के पास बहुत रेगुलरली। तब तक के लिए टाटा, बाय बाय।